20 से 22 के बाद हाइट नहीं बढ़ती। लटकना हाली मैटर नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन मैटर करती है। आप बास्केटबॉल हाई इंटेंसिटी है, स्विमिंग हाई इंटेंसिटी है, फुटबॉल हाई इंटेंसिटी है, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें ब्लड सर्कुलेशन बड़ी फास्ट होगी, आपकी बोन्स बिगर होंगी, आप ग्रोथ हार्मोन एक्सक्रीट होगा, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, तो आपकी हाइट बिगर होगी। तो बच्चों के लिए फिटनेस ट्रेनिंग, बच्चों के लिए बॉडी बिल्डिंग भी अगर मैं कहूँ तो वो भी बुरा नहीं है उनकी हाइट को बढ़ाने के लिए। मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए स्ट्रेस का मैनेज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के लिए स्ट्रेस बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस में जो हार्मोन एक्सक्रीट होता है कॉर्टिसोल, वो क्या करता है आपके मसल्स को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमने अक्सर स्लोगन पढ़ा होगा कि ड्रिंक मोर वाटर, 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे पीना चाहिए। एक एथलीट, एक प्रोफेशनल एथलीट 1 आवर के सेशन में 3 लीटर वाटर बॉडी से निकालता है। कहाँ गया 8 ग्लास? और अगर आप हैबिचुअली बहुत ज्यादा पानी पीने वाले हो कि कंटिन्यूस यूरिन आपका व्हाइट कलर का आ रहा है, तो उससे आपकी डेथ भी हो सकती है, जिसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। चाय की तरफ मूव कर जाएं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक ना पिए। एक कैन में 22 स्पून शुगर है, तो वो इतनी ज्यादा शुगर कहाँ जाएगी? अल्लाह ने ना हमारे अंदर एक घड़ी लगाई हुई है जो सूरज के हिसाब से चलती है, जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। जब सूरज गुरूब होता है ना, तो उसके 4-4.5 घंटे के बाद हमारा माइंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। जब मेलाटोनिन रिलीज होता है तब आपको नींद आती है, अब आप स्लीप में चले जाओ। पर मसला क्या है कि वो सेंसिटिव टू लाइट है, स्पेशली ब्लू लाइट है। उससे क्या होता है कि वो हार्मोन समझता है कि अभी इस वक्त सूरज निकला हुआ है, माइंड वो हार्मोन रिलीज नहीं करता, आपको नींद नहीं है, और दूसरी वेव कैच करने में आपको 90 मिनट्स लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हार्ड नॉक शो एपिसोड 3। मैं हूं आपका होस्ट वजाहत मलिक और मेरे साथ वंस अगेन जानी मानी हस्ती और हमारे पिछले सब शोज़ में भी मौजूद थे आकिब फयाज साहब, हमारे फिज़िकल ट्रेनिंग के एक्सपर्ट, डाइट के एक्सपर्ट, और उसके साथ साथ MMA, किक बॉक्सिंग और बहुत सी ऐसी फ़िज़िकल फिटनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके एक्सपर्ट हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच आकिब भाई आपके टाइम के लिए। और आज की जो हमारी एपिसोड है वो बड़ी स्पेशल है। उसकी स्पेशल की ये वजह है कि लास्ट 2 एपिसोड्स के अंदर मैंने कहा था कि आप अपने अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह करें। तो वो यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक, जी, इनसे हमने कुछ लोगों का फीडबैक जो है वो हमने कलेक्ट किया है और क्वेश्चंस लेके आए हैं आज आपके लिए। तो बेसिकली टुडेज एपिसोड इज Q&A सेशन, जिसके अंदर हम लोगों की जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्यूरीज हैं उनको हम लोग जो है वो आज आंसर करेंगे। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आके भाई पहला क्वेश्चन जो कि आजकल तो वैसे भी वक्त के साथ साथ ना एक बड़ा इशू भी बन चुका है और बड़ा एक वैलिड लोगों का कंसर्न है कि क्या फिजिकल फिटनेस से या एक्सरसाइज करके, फूड से या किसी भी तरीके से हम लोग अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं? अच्छा देखिए, हाइट जो है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे नंबर 1 फैक्टर, एक तो पहले माइंड में रखें कि एक एज है, वब तक आपकी हाइट बढ़ेगी हार्डली 20 to 22 एज तक। इससे ज़्यादा आपकी हाइट नहीं बढ़ सकती, यानी इस एज आप क्रॉस कर लेंगे तब आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। जो भी कोई कहता है कि आप ये चीज़ें मेडिसिन यूज़ कर लें या ये चीज़ें यूज़ कर लें इससे आपकी हाइट बढ़ सकती है आफ्टर 22, तो वो गलत बात है। अच्छा, हाँ, हाइट 20 से 22 के बाद हाइट नहीं बढ़ती, क्योंकि बोन्स की एक एज होती है, लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो बिगर नहीं हो सकती। अच्छा, एक तो नंबर चीज़ आप ये माइंड में रखें। नंबर 2, जो हाइट का फैक्टर है आपके जेनेटिक्स पे, आपके फादर वहाँ से मिलता है कि अगर आपके फादर लेट्स सपोज अगर 152 है, ठीक है, तो आप 5'6" से ज़्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते। कुछ ऐसा केस देखे गए हैं कि फादर की हाइट 5'2" है, लेकिन उनके चाचा की और दादा की 6'6" तक थे, तो बच्चे भी 6 हो गए हैं। तो वो 4 फादर से जेनेटिकली आपको मिल रहा है, जो जिससे हाइट इंक्रीज होती है। इसमें ये पूछना चाहूंगा कि 4 फादर्स मतलब मदर की साइड से मैटर करते हैं या फादर की साइड? फादर की साइड से। अच्छा। आपका कलर, आपकी हाइट आपके फादर से, जीन से आपसे मिलती है। ठीक। नंबर 2 है आपका ब्लड सर्कुलेशन कितना तेज है। अच्छा, ठीक है, और स्पेशली मैं एक बात करूं, बड़ी डिफरेंट बात है, लोगों के एक मिथ है कि वेट ट्रेनिंग से हाइट रुक जाती है। हाँ जी, मैं कहता हूँ वेट ट्रेनिंग से हाइट बढ़ती है। उसकी रीजन क्या है? वेट ट्रेनिंग आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, वेट ट्रेनिंग आपकी ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन फर्स्ट आपकी बॉडी पहली प्रेफर करती है, आपकी बोन्स की डेंसिटी को बढ़ाती है। जब आपकी बोन बिगर होती हैं तो आपकी हाइट बिगर होती है। उसके बाद बॉडी का टारगेट होता है मसल को बिल्ड करना, तो पहले ही वो आपकी हाइट की तरफ आपको लेकर आएगा। तो बच्चों के लिए फिटनेस ट्रेनिंग, बच्चों के लिए बॉडी बिल्डिंग भी अगर मैं कहूँ तो वो भी बुरा नहीं है उनकी हाइट को बढ़ाने के लिए।
तीसरा, लटकना हाली मैटर नहीं करता, ब्लड सर्कुलेशन मैटर करती है। आप स्विमिंग कर रहे हो, उससे ब्लड होता है, बिल्कुल होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता। ठीक है। बास्केटबॉल हाई इंटेंसिटी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विमिंग हाई इंटेंसिटी है, फुटबॉल हाई इंटेंसिटी है। ऐसी एक्सरसाइज जिसमें ब्लड सर्कुलेशन बड़ी फास्ट होगी, आपकी बोन्स बिगर होंगी, आप ग्रोथ हार्मोन एक्सक्रीड होगा, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, तो आपकी हाइट बिगर होगी। नंबर 3 है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन। एक मिनरल है कैल्शियम, वो हमेशा जो दूध से हमें मिलता है कि दूध पीने से हाइट बढ़ती है, उसमें कैल्शियम होता है, लेकिन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही थी, या हमारी डाइट इम्बैलेंस होती है, वो न्यूट्रिएंट नहीं होते जिस वजह से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेनी चाहिए जिससे कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, जिस तरह चिया सीड। चिया सीड हैज़ 5 टाइम मोर कैल्शियम देन मिल्क। और फैट्स है, फैट्स बड़े ज़रूरी है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए। अच्छा। तो हेल्थ डाइट का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी। तो आम आदमी को कैसे ये सारी चीज़ें बैलेंस करे? अच्छा, एक तो मैं यही कहूँगा कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन से कंसल्ट करें और अपनी डाइट को बैलेंस किया। आकिब भाई, मैं आपकी एक बात बता, मुझे एक बात का जवाब दें आप। जी। पहले वक्तों में जब न्यूट्रिशनिस्ट नहीं था, कोई वर्ड ही नहीं था, कोई टर्म ही नहीं थी। हाँ, ठीक है। बाद में जो आ गए तो ठीक है, उस टाइम में तो लोग थे ना, वो डाइट कैसे, ये मुझे एक आम आदमी जो इस टाइम किसी पिंड के किसी कोने में बैठ के हमारी वीडियो देख रहा है, उसको नहीं डाइटिशियन, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता डाइटिशियन, उसको सादा अल्फाज में बताएं कि वो क्या करे। अच्छा देखें, पहले आजकल के 20, 30, 40 साल पुराने चले जाते हैं तो वो फूड नहीं थे अनहेल्दी फूड जो आजकल के दौर में। बिल्कुल ऐसे ठीक हो गया। रूटीन हमारी बहुत डिस्टर्ब हुई है, हमारा जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है, फैट से हम बहुत दूर भागते हैं, यानी हम हेल्दी फैट्स नहीं लेते, हमारे माइंड में बैठा कि फैट इज़ बैड, जो बहुत गलत बात है। अब होता क्या है कि अब आप अनहेल्दी रूटीन में आ गए हैं तो वो रेजिस्टेंस आ जाती है, वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को चाहिए जो हमें पहले दौर में मिल रहे थे वो नहीं है। दूसरा एक और बड़ी चीज़ है, पहले ऑर्गेनिक फूड्स थी, ठीक है, हमारी ज़मीन ऑर्गेनिक थी, हमारे सीड्स ऑर्गेनिक थे, अब वो चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं रही हैं। ठीक, एक तो वो चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं रही, जीएमओ फूड हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, हमने उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रही है। और लाइफस्टाइल आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। डाइटिशियन से जब आप कंसल्ट करते हैं तो वो सबसे पहले आपका लाइफस्टाइल ठीक करता है, आपकी स्लीप को बेहतर करने को कहता है, आपकी डाइट को बैलेंस करता है, वो न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं वो प्लान में आपको देता है, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, उससे आपकी हाइट भी बढ़ती है। अरे वाह, स्लीप बिल्कुल आकिब भाई, यही मेरा नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो मोस्ट आस्क्ड भी क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन भी यही था कि स्लीप हम लोग जो है वो हमारी जो नींद है उसको कैसे बेहतर बनाया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा अच्छी स्लीप लेने से या स्लीप की क्वालिटी को बेहतर करने से हम लोगों की हेल्थ पे और उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखें वजाद भाई, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा है और ये इसको मुझे लगता है कि डिटेल में एक्सप्लेन करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, नींद की ना 4 लहरें होती हैं, ठीक है। हाँ, अल्लाह ने ना हमारे अंदर एक घड़ी लगाई हुई है जो सूरज के हिसाब से चलती है, जिसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। जब सूरज गुरूब होता है ना तो उसके 4 साढ़े 4 घंटे के बाद हमारा माइंड एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। जब मेलाटोनिन रिलीज़ होता है तो तब आपको नींद आती है, अब आप स्लीप में चले जाते हैं। पर मसला क्या है कि वो सेंसिटिव टू लाइट है, स्पेशली ब्लू लाइट है। उससे क्या होता है कि वो हार्मोन समझता है कि अभी इस वक्त सूरज निकला हुआ है, माइंड वो हार्मोन रिलीज नहीं करता, आपको नींद नहीं आती। और दूसरी वेव कैच करने में आपको 90 मिनट्स लग जाते हैं। सम टाइम आपने फील किया होगा कि आपको बहुत नींद आ रही है, लेकिन कोई काम आया या आपने मोबाइल यूज कर लिया, उसके बाद आपको नींद नहीं आ रही। आप एक घंटा आप यूज कर ही जा रहे हो क्योंकि वो सेकंड वेव को कैच करने में आपको टाइम लगता है। एब्सोल्युटली। अब जो उसकी 4th वेव होती है जो बड़ी डीप होती है, वो फजर की नमाज से हाफ आवर पहले आती है, उसमें आप ऑलमोस्ट चले जाते हैं, लेकिन वो रैम स्लीप कहा जाता है, वो डीप स्लीप नहीं है। जब आप पहली और सेकंड, बल्कि मैं फर्स्ट सेकंड भी नहीं कहूँगा, फर्स्ट वेव को कैच करके सोते हो, यानी आप हार्डली 10:30 11 बजे के दरमियान सो जाते हो, तो आप इतनी डीप स्लीप में जाते हो, तब आपका माइंड ग्रोथ हार्मोन एक्सक्रीट करता है, तब आपको सारे बेनिफिट्स होते हैं, तब आपकी बॉडी रिपेयर होती है। और उसका डिफरेंस ये है कि रैम स्लीप में आपके कमरे में कोई आया है, आपको पता लगेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। डीप स्लीप में आपको ख्वाब तक नहीं याद रहेगा कि कौन सा ख्वाब आया था। ये एक एग्जाम्पल है कि आपने आपको नेक्स्ट उठ के बड़ा फ्रेश फील करोगे कि मैं आज बड़ा फ्रेश हूँ, एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, यानी आप टाइम पर सोयो, और ये इसके बेनिफिट्स हैं। अरे वाह यार, इसी से मुझे एक थोड़ा सा फनी वाकया याद आ गया कि मेरी नानी जान, जो आप बात कर रहे हैं ना कि स्लीप के लेवल्स होते हैं, तो वो थी लाइट स्लीप में, तो उनको मेरी खाला ने कावा बना के ला के दिया कि जी कावा पियेंगे, तो उनसे उन्होंने पूछा कि आप सो रही हैं, तो कहती है नहीं मैं सो रही नहीं हूँ।
हाँ, नहीं, ऐसा हो वो सो रही थी, सो रही वो कहती थी, है हाँ मैं सो रही हूँ। हाँ मैं सो रही नहीं, ऐसा हो तो जाता हम है। लोगों को अक्सर सोए हुए हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं, और हम लोगों को जब बाद में कुछ जगा के कहते हैं तुमने तो ये बात की थी, तो हमें होश ही पता ही नहीं होता। अच्छा, एज डज मैटर। ओके, कैसे? ठीक है, एज ये है कि जो बच्चा यंग होगा ना, उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत बेहतर होगी। अच्छा अच्छा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। बच्चे को परेशानी की कोई टेंशन नहीं होती, वो भूल जाता है, वो ऐसी डीप स्लीप में जाता है, उसके सामने ढोल भी बज रहे हो वो नहीं उठता, क्योंकि उसे टेंशन नहीं होती। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस आता रहता है। स्ट्रेस से एक हार्मोन आता है कोर्टिसोल, जो आपको रात को हर 2 घंटे के बाद उठाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए स्ट्रेस का मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के लिए स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेस में जो हार्मोन एक्सक्रीट होता है कोर्टिसोल, वो क्या करता है, आपके मसल्स को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा अच्छा, ओए होए। ठीक है, आपकी ब्रीदिंग हर वक्त फास्ट रहेगी। ये आप हर वक्त जो फास्ट ब्रीदिंग रहेगी, इसका मतलब है आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा है, आपकी टेंशन बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब है स्ट्रेस से बहुत सी बीमारियां भी लगती हैं। बहुत बीमारियों की सबसे बड़ी वजह ही स्ट्रेस है। स्ट्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ टेंशन कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस आप अपना फैट नहीं बर्न कर सकते, क्योंकि जब तक कोर्टिसोल है, आपका इंसुलिन भी हाई रहेगा, कोर्टिसोल भी हाई रहेगा, फैट बर्न नहीं होगा। बाकी सारे जो फैट बर्निंग हार्मोन वो नलिफाई हो जाते हैं। तो वैसे इसको भगाने का क्या तरीका है? अच्छा, अब मैं अपने क्लाइंट्स को सम टाइम, जब एक वक्त आता है कि उनका वेट बिल्कुल स्टॉप हो गया, ठीक है, ना वो कम हो रहा है ना वो बढ़ रहा है, इतनी डाइट करने के बावजूद उनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा, उसको हम कहते हैं कि वो प्लेटू आ चुका है, वो रुक चुका है। वहाँ पे मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि एक ट्रिप लगा कर आएँ, अब घूम फिर के आएँ, अपने आप को फ्रेश करके आएँ, ब्रेक कर दें अपनी रूटीन को, जंक फूड खा लें। मैं कह देता हूँ अपने क्लाइंट्स को खा लें, उससे उनकी रूटीन टूट जाती है। फिर दोबारा जब वो डाइट करते हैं तो वो प्लेटू टूट चुका होता है और उनका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। एक ये चीज़ है। कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसको हम फॉलो करके अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, टाइम पर आपने लेट जाना है। अच्छा, 10:30 to 11 के बिटवीन सो जाएं। दूसरा, डार्क होना चाहिए, हल्की सी भी लाइट आपको डिस्ट्रैक्ट। जीरो का बल्ब लगा के जो सोते हैं, जीरो का बल्ब, अच्छा उनकी बॉडी यूज्ड टू हो चुकी होती है, लेकिन अगर फिर भी वो ब्लू लाइट है तो वो मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा, उस तरह नहीं होगा। उठते भी हैं तो थकावट ही होती है ऐसे बंदा, एग्जैक्टली इसीलिए होता है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही है, डार्क होना चाहिए। नंबर 3, अगर आप देख रहे हैं आपका पल्स रेट बहुत हाई है, आपको कानों में बीट की आवाज आ रही है डब डब, तो वो भी आप उस वक्त भी नहीं सो पाएंगे। आपको अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना चाहिए। सेकंड, आपको अपनी ब्रेथ, यानी कुछ एक्सरसाइज है जो आप सोने से पहले कर सकते हो। ब्रीद इन 5 सेकंड का होल्ड करें, देन ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, 5 सेकंड होल्ड, देन ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ। ये 5 to 10 टाइम्स करेंगे तो आपकी जितनी भी थॉट्स जो आप सोच रहे होगे, आपका जो भी स्ट्रेस था, आपका जो भी प्लानिंग थी, वो सारा माइंड हट के फोकस आपकी ब्रेथ पे आ जाएगा और आपको स्लीप आ जाएगी। वाओ, नाइस। आप जितना सोच रहे होंगे ना कि मैंने सुबह ये करना है, मैंने ये प्लानिंग करनी है, आज मुझे इतना लॉस हो गया, आज मुझे ये किया, वो सारी थॉट्स आपको नींद नहीं आने देगी। और ब्रीदिंग से आपका सारा अटेंशन, आपका सारा फोकस आपके ब्रेथ पर आएगा, वो आपको नींद आ जाएगी। अरे वाह, एक ये स्ट्रैटेजीज है। दूसरी एक और बात, वो लोग जो बल्की हैं, जिनका लिवर फैटी हो चुका है, उनका लिवर थोड़ा सा इन्हांस होता है, तो जब वो अपने लेफ्ट साइड पर सोते हैं तो उनका हार्ट कंप्रेस होता है लिवर की वजह से। अच्छा, तो उनको राइट साइड पे सोना चाहिए। सुन्नत भी है, सुन्नत भी है, और इसका साइंटिफिक भी रीजन है कि जब लिवर फैटी हुआ है, वो अपने साइज में बिगड़ रहा है, तो उसने हार्ट को कंप्रेस किया हुआ है, तो जिस वजह से आपको बेचैनी सी हो रही है। जब आप राइट साइड पे सोएंगे, आपका हार्ट लिवर के ऊपर आएगा, तो आपको ब्रेथ लेने में भी आसानी होगी और आपको नींद भी आपकी बेहतर होगी। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको फॉलो करके, और ये हिकमत भी आज, सुन्नत की हिकमत जो थी वो भी आकिब भाई ने आज जी माशाल्लाह एक्सप्लेन कर दिया। वाह यार आकिब भाई, नेक्स्ट जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था वो था कि वाटर इनटेक के हवाले से, कि हम लोगों को कितना पानी इस्तेमाल करना चाहिए, और पानी ना इस्तेमाल करने का कोई नुकसान, सारे नुकसानात भी बताएं और फ़वाइद भी बताएं। एक बार गालिबन आप मुझे ही बता रहे थे कि कुछ बॉडी बिल्डर्स पानी कुछ हद नहीं पीते क्योंकि उन्होंने अपना मसल दिखाना होता है, कुछ लाइक। तो एनीवेज, कि एक आम नॉर्मल इंसान को पानी कितना इस्तेमाल करना चाहिए और उसकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा देखिए, बड़े मिथ हैं पानी को लेकर, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले कि हमने अक्सर स्लोगन पढ़ा होगा कि ड्रिंक मोर वाटर, ड्रिंक मोर वाटर। 8 ग्लास ऑफ वाटर पर डे पीना चाहिए। मिथ है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सीरियसली एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, क्यों?
अब रीज़न देखें, अब हम अगर वेदर को देखते हैं तो गर्मियों में एक बंदे के लिए 8 ग्लास ऑफ वाटर बहुत कम है। अच्छा, कम है। कम है, ठीक है। एक एथलीट, एक प्रोफेशनल एथलीट 1 आवर के सेशन में 3 लीटर वाटर बॉडी से निकाल देते। तो कहाँ गया 8 ग्लास? 1 घंटे में स्वेट के जरिए, स्वेटिंग से 3 लीटर वाटर बॉडी से निकल जाता है। जो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं वो ट्रेनिंग में, MMA का प्लेयर हो गया, किक बॉक्सिंग का प्लेयर हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज और 1 आवर प्रोफेशनल एथलीट और बॉडी बिल्डर 1 घंटे में 3 लीटर वाटर निकाल देते हैं। तो वो उसके लिए 8 ग्लास ऑफ वाटर बहुत ही कम है। अब कोई फार्मूला नहीं है, कोई भी फार्मूला नहीं है। देयर इज़ नो कैलकुलेशन, देयर इज़ नो फार्मूला जो कैलकुलेट करे कि कितना वाटर की इनटेक हमें बॉडी को चाहिए। आपकी बॉडी खुद बताती है। कैसे? अगर आपका यूरिन डार्क येलो कलर का है, सो दैट्स मीन कि आप कम पानी पी रहे हैं, आपको ज़्यादा पानी पीना है। लाइट सा पेल कलर का होना चाहिए। और अगर आप कंटिन्यूसली प्योर वाइट कलर का आ रहा है, सो दैट्स मीन आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो जिसका नुकसान है। अच्छा, हाँ, बहुत से इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। एक और बात करने लगा हूँ, अब जब आप कम पानी पीते हो गर्मियों में, ठीक है, आपका यूरिन बड़ा डार्क हो गया तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है, आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, हीट क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, लेकिन डेथ नहीं होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा हैबिचुअली बहुत ज़्यादा पानी पीते हो, आपका कंटिन्यूसली यूरिन प्योर वाइट कलर का आ रहा है, तो उससे आपकी डेथ भी हो जाएगी, जिसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप डिस्टर्ब हो जाता है, सोडियम आपकी बॉडी से निकल जाता है ज़्यादा पानी पीने से। यहाँ पे एक और मिथ जो हमें मास्टर्स तक भी हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी 70 to 75% वाटर है। हाँ बिल्कुल, हमने पढ़ा है, हमने मास्टर्स में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन 0% वाटर है। क्या है ब्लड सारा? ये ब्लड वाटर नहीं है। अगर आप वाटर का फॉर्मूला देखें केमिकली, अगर आप केमिकली फॉर्मूला देखें तो H2 है, H2 है ना, H2 है। तो वाटर का फॉर्मूला अलग है। हमारे सेल के अंदर जो वाटर है, इंट्रासेलुलर वाटर, वो उसका फॉर्मूला अलग है, एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर अलग है। वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हैं। हम जब एक्सेसिवली पानी पीते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। अच्छा। जो और अगर आप हैबिचुअली बहुत ज़्यादा पानी पीने वाले हो कि कंटिन्यूस यूरिन आपका वाइट कलर का आ रहा है, तो उससे आपकी डेथ भी हो सकती है, जिसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ ट्रू है, बिल्कुल वैलिड, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। तो वही बात हुई कि आप अपनी बॉडी को देखने में। अब ये क्वेश्चन आता है कब पानी पीना चाहिए, यही बात करने लगा था। तो जब आपको प्यास लग रही है, आपने पानी पीना है, और रात के टाइम आपने ज़्यादा वाटर इनटेक नहीं करना, ठीक है। उसकी ये रीज़न है कि अगर आप वाटर इनटेक रात को ज़्यादा करते हैं तो आपको ज़्यादा यूरिनेशन होगा और आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। बात वही है कि नींद अपनी डिस्टर्ब नहीं करनी। तो सेकंड क्वेश्चन से भी मैंने इसको रिलेट कर दिया, रात के टाइम पे आपने पानी कम पीना है। प्यास रोकने से क्या होता है? अच्छा, प्यास भी नहीं रोकनी चाहिए। नहीं, कई बार आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप बस में ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव तो चलो रोक सकता है बंदा, लेकिन लेट्स से कई सिचुएशंस होती हैं। प्यास जो है ना, ये साइन है कि आपकी बॉडी डिमांड करिए कि उसको वाटर इनटेक चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीती हो ना, तो आपकी बॉडी और डिहाइड्रेट हो जाती है। और कैसे? और ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। बॉडी की डिमांड वाटर की और बढ़ जाती है। तो जो प्लेन वाटर जो आपकी थर्स्ट को मिटाएगा ना, वो कोई चीज़ नहीं मिटा सकती। तो बेहतर कोशिश यही करनी चाहिए कि प्लेन वाटर पिएं। ये जितने भी सोडास वगैरह हैं, ये आपको डिहाइड्रेट करते हैं। आकिब भाई, ये जो आप देखें, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल है। जब हम पंजाब में, मैं अक्सर किसी के यहाँ अगर मेहमान के तौर पे जाएं, तो वहाँ पे तो रिवाज बन गया कोल्ड ड्रिंक्स, पानी पहले बाद में देंगे, कोल्ड ड्रिंक पहले ला के रखेंगे और वो पीते हैं, फिर खाली पेट बंदा क्या करे? आपको ना हैबिट अपनी बनानी पड़ेगी कि आपको कोल्ड ड्रिंक से बचना चाहिए, ठीक है। अब चाय की तरफ लोग मूव कर रहे हैं तो चाय की तरफ मूव कर जाएं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। बहुत ज़रूरी है, अगर आपको पीना भी पड़ रहा है तो उसमें हाफ वाटर इनटेक ऐड करें, हाफ वाटर कर लें, हाफ कोल्ड ड्रिंक कर लें, तो वो थोड़ा जब डिल्यूट हो जाएगा तो उसका इफेक्ट थोड़े कम हो जाएंगे। एक कैन में 22 स्पून शुगर है, इतनी ज़्यादा। और एक जगह पे, अब एक रिसर्च में मैं पढ़ा था कि 32 टेबलस्पून शुगर एक कैन में है। तो इतनी ज़्यादा शुगर कहाँ जाएगी? पूरे दिन की एक कैन में आपने पी ली शुगर? पूरे दिन नहीं, इतनी तो बॉडी को डिमांड ही नहीं है, इतनी तो ज़रूरत भी नहीं है। कितनी डिमांड है? 25 ग्राम? नहीं, 25 ग्राम भी नहीं है। अब हमारे बॉडी में ना 5 लीटर है, ठीक है, तो उसमें जस्ट 3 to 4 टीस्पून हमें शुगर चाहिए। अच्छा। उतनी हमें कार्बोहाइड्रेट से कड़वा भी पीना चाहिए। अगर हम बात करें ना, अब साइंटिफिकली देखें, अब हिकमत हमारी बड़ी, पहले बात करते थे साइंटिफिकली, जितनी भी बिटर चीज़ें हैं
जो साइंस कहती है जितनी भी कोड़ी चीज़ें हैं वो हमारे लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब यही चीज़ें हमें हिकमत में पुराने पिलाई जाती थी। हमारे गांव में ठीक है, अभी वो कोड़ी चीज़ें होती थी, साफ़ी वगैरह, वो क्या करते थे, वो खून को साफ इस तरह करते थे कि वो लिवर को डिटॉक्सिफाई करते थे, और लिवर का काम है खून को साफ करना। तो इनडायरेक्टली वो बात बिल्कुल ठीक थी। तो अब साइंस वो चीज़ें प्रूव कर रही है कि वो जो हमारी हिकमत हमें बताई जाती थी वो ठीक थी। नेक्स्ट मेरा क्या ऑडियंस का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो था सुपर फूड्स के हवाले से जी। अब हर जगह आजकल तो वैसे ही जो है ना वो हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसा हो चुका है, लोगों की रूटीन ऐसी हो चुकी है कि जिसको जहाँ देखो मोरिंगा 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 चल रही है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है ये मोरिंगा, और इसकी क्या ये सारी लॉजिक है, ये सुपर फूड क्या चीज़ें होती हैं, इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा देखिए वजाद भाई, कोई ऐसा फूड नहीं है जो आपको ऑल द न्यूट्रिएंट दे जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। अच्छा। यानी जो एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड, आप विटामिन, मिनरल्स कोई एक फूड में आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन दे आर सर्टेन फूड्स जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं जो हर बंदे के लिए यूज़ किया जा सकता है अनटिल अनलेस के कोई सेपरेट कंडीशन ना हो, क्लिनिकल कंडीशन ना हो, तो फिर डाइटिशियन असेस करने के बाद वो कुछ चीज़ें मना कर सकता है। अब यस, मोरिंगा सुपर फूड ही कंसिडर होता है। मोरिंगा के जो ट्री है उसको मिरेकल ट्री कहते हैं, यानी कि वो उसको हर तरह से उस पर रिसर्च हो रही है। उसके सीड बड़े बेनिफिशियल है, उसके लीव्स बहुत बेनिफिशियल है, उसके फ्लावर्स बहुत बेनिफिशियल है, हर लिहाज से मोरिंगा, उसकी फली, हर लिहाज से जो मोरिंगा है उस पर अभी रिसर्च चल रही है और उसके अलग अलग फ़ायदे हैं। अगर आप बात करें अंडे की, तो अंडे में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स कहते हैं, जब हम प्रोटीन को तोड़ते हैं ना, तो उसमें कुछ वो अमीनो एसिड कहलाते हैं। कुछ हैं एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमें हर हालत में खुराक से चाहिए, और कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद भी बना लेती है। अच्छा। एक अंडे में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है। जबकि मोरिंगा में ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ओके। ठीक है, मोरिंगा में 7 टाइम मोर पोटेशियम देन बनाना है। एक बनाना में 400 मिलीग्राम पोटेशियम है, हमें दिन का चाहिए होता है 4700 मिलीग्राम पोटेशियम। अच्छा। बहुत ज़्यादा, ये वाहिद मिनरल जो हमें बड़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है। कैल्शियम भी होता है इसमें? कैल्शियम सेपरेट मिनरल है, मोरिंगा में होता है। मोरिंगा में कैल्शियम होता है, मोरिंगा में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है, एग से बहुत ज़्यादा और 14 टाइम मोर कैल्शियम देन मिल्क है। इतना ज़्यादा उसमें कैल्शियम। तो इसको खाएं कैसे फिर? अच्छा, बेस्ट ये कि मोरिंगा की जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उसको पाउडर उसका यूज़ किया जाए, और जो इसकी डिमांड है बॉडी की वो 3 ग्राम पर डे है। अच्छा आकिब भाई, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन जो कि है इस बारे में कि आपने लास्ट वीडियो में क्योंकि बताया था कि जी हमारी बॉडी में फ़ैट जो है वो भी होता है और मसल भी होता है। तो मतलब यहाँ पे कहा था 2 kg फैट इतना ज़्यादा होता है और 2 kg मसल इतना होता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन उससे ये अखज़ हुआ था कि हम लोग क्या पैरेलल के अंदर एक बंदा मोटा ओबीस वो अपना फैट लॉस कर सकता है और साथ में मसल भी बिल्ड कर सकता है? इस बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब दोनों चीज़ें पैरेलल में क्या पॉसिबल है? देखिए, वक्त के साथ साथ ना साइंस ने बड़ी तरक्की की है। ठीक है, एक वक्त था, आज भी हम बहुत से ट्रेनर्स, एज अ ट्रेनर बात करूँ, वो यही माइंड रखते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा। ठीक है, लेकिन रियलिटी में इट डज़ पॉसिबल। उनके पास जो पॉइंट है वो ये कहते हैं कि आपको मसल बिल्ड करने के लिए यू नीड टू टेक कैलोरीज सरप्लस, यानी आपको जितनी बॉडी में आपको कैलोरीज की रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा मसल बिल्ड करने के लिए। और अगर आप फैट रिड्यूस करना चाह रहे हैं देन यू नीड टू टेक कैलोरीज डेफिसिट, यानी जितनी आपकी बॉडी रिक्वायर्ड है, आपका जितना BMR है और उसमें आप फिजिकल एक्टिविटी ऐड करें और जितनी बनती है कैलोरीज उसको जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम ले लेंगे तो आपका फैट बर्न हो जाएगा। तो वो अपनी जगह पे ठीक भी है और नहीं भी है, क्योंकि मसल बिल्ड करने के लिए ना एक्सरसाइज मसल बिल्ड करती है, अच्छा, ना डाइट बिल्ड करती है। वो दोनों चीज़ें क्या करते हैं, वो हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं जो मसल बिल्ड करते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया। ठीक है, मसल बिल्ड करने के हार्मोन कौन से थे? टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, IGF, ये वो हार्मोन्स हैं जो मसल्स को बिल्ड करते हैं। अब कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम लो कैलोरीज डाइट प्लान में रहते हैं, कैलोरीज डेफिसिट में रहते हुए इस हार्मोन को ट्रिगर कर सकते हैं जो हमारा लीन मसल मास भी बिल्ड करता है और फैट भी रिड्यूस करता है। अच्छा कि भाई ये तो काफ़ी, मेरे ख्याल से आपने काफ़ी टेक्निकल टर्म सारी बोली हैं, कोई आम अल्फाज में बोले। अब यहाँ हमारे वहाब भाई आते हैं जी PN में, अब वो देखें वो बेसिकली है मैस्कुलिन लेकिन साथ उनका फैट भी काफ़ी ज़्यादा है जी, ठीक है, तो ऐसे वो कैसे मतलब उनका ये दोनों चीज़ें होंगी, मतलब वो सही उनकी बॉडी फिजिक मसल नज़र आए और उनका पेट ना नज़र आए?
अच्छा, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनको फॉलो करके आप अपने फैट को रिड्यूस कर सकते हो और मसल प्रिवेंट कर सकते हो, मसल लॉस होने से बचा सकते हो। अच्छा, ठीक है। नंबर 1, एक्सरसाइज टू लॉन्ग। जब आप बहुत लंबी एक्सरसाइज करते हैं, लाइक आपकी कैपेसिटी 45 मिनट टू 1 आवर की है और आप 2 आवर्स तक कंटिन्यूस मसल एक्सरसाइज कर रहे होते हो, तो आपकी माइंड एक हार्मोन रिलीज करता है कॉर्टिसोल, जो मैंने कहा कि आपके मसल्स को ब्रेक डाउन करके आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। और स्पेशली वो 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को ब्रेक करता है, आइसोल्यूसिन, लूसीन और वैलिन। ये थोड़ा टेक्निकल है, ठीक है। अब इसलिए मैं कहता हूं कि ड्यूरिंग वर्कआउट आपको BCAA पाउडर लेना चाहिए, क्योंकि वो 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स का पाउडर होता है। देखिए होता क्या है, जब आप हाई इंटेंसिटी और लॉन्ग टाइम के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो तब आपका माइंड एक हार्मोन एक्सक्रीट करता है जो कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल आपके मसल्स को ब्रेक डाउन करके आपको एनर्जी देता है। यानी क्या होता है, आपका मसल मास कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर आप हाई ट्रेनिंग कर भी रहे हैं तो फिर आपको BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड पाउडर जो होता है वो आपको कंज्यूम करना चाहिए। वो आपके मसल को लॉस होने से बचाता है। वे प्रोटीन होता है जो वे प्रोटीन सेपरेट है, ये BCAA आपको सेपरेट मिल जाएगा। अच्छा। वे प्रोटीन में भी एसेंशियल अमीनो एसिड 3 होते हैं, आइसोल्यूसिन, लूसीन, वैलिन, लेकिन आपको सेपरेटली BCAA मिलेगा। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की जगह, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, तो इस BCAA की जगह हम मोरिंगा पाउडर नहीं यूज कर सकते? हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें जितनी क्वांटिटी में BCAA चाहिए उतना नहीं होता मोरिंगा में, फिर हमें वो BCAA पाउडर यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन अगेन वही बात है कि वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, इस तरह से न्यूट्रिशनिस्ट की रिकमेंडेशन के बाद ही आप वो इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक हो गया। वो आपकी बॉडी को असेस करने के बाद कि अभी आपको ज़रूरत है भी या नहीं। हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, अभी उनको 1 मंथ भी नहीं हुआ होता, उनके एंगल्स भी नहीं ठीक होते और वो कहते हैं कि हमें कोई वे प्रोटीन रिकमेंड कर दें। उनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है अभी। जब तक आपकी बॉडी को ज़रूरत ना हो, आपको ये चीज़ें आपको बेनिफिट नहीं देंगे, बल्कि आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो जब आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होगा कि आपको कितनी प्रोटीन चाहिए जो फूड से पूरी नहीं हो रही, तब न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन आपको रिकमेंड करेगा। और कौन सा करना चाहिए, आपकी बॉडी को कौन सी ज़रूरत है, वो आपको असेस करने के बाद ही बताएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। ओके भाई, थैंक यू सो मच। वैसे हम हर कोशिश करेंगे कि थर्ड, 6th हर 2 के बाद एक एपिसोड हम Q&A की रखें। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द आंसर्स आज के जो थे। नेक्स्ट आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हों आप ज़रूर करें, हम नेक्स्ट Q&A सेशन के अंदर उनको आंसर करेंगे। आप हमें टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी हमारी सारी एपिसोड को विद चैप्टर्स देख सकते हैं। आप हमें स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट पे फॉलो करके हमारी वीडियोज़ की ऑडियो सुन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग एपिसोड 3। ओके भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। और लेट्स एंड दिस हियर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी सेहत का ख्याल रखें और स्टे फिट, स्टे हैप्पी।